ये बताओ यार, ये प्लेस ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारी? 13 जुलाई 1995 में। प्लेस ऑफ बर्थ श्री गंगानगर है मैम, अनूपगढ़। आपने फॉर्म भरा है, खुद भरा है आपने? जी मैम। ये फॉर्म में देखा है क्या भरा है आपने? क्या भरा है देखिए मैम, विलेज का नाम होगा 3D। आपका विलेज का नाम है? जी मैम। रियली? जी मैम। अच्छा, आपके विलेज का नाम क्या है? 3DAM। वाओ, ये कहाँ है? हम चकरा गए। मैम हुआ क्या था, देखिए सर, क्या क्या पता चलता है लाइफ में। वहाँ पे पहले मरुस्थल था गंगानगर जिले में। तो जब इंदिरा गांधी नहर आई तो जो नहर से जो मोगे होते हैं जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पे उन मोगों के नाम के जो नंबर है ना, वहाँ पे गांव का नाम रख दिया था। क्या बात है, बहुत सुंदर। और भी है ऐसे गाँव? बिल्कुल मैम, 6E 6F JKM JLM इस टाइप से। और ओरिजिनल नाम क्या थे इन जगहों के? ओरिजिनल वहाँ पे मैम आबादी नहीं थी पहले, मरुस्थल था, तो उन मोगों के नाम पे, जैसे डबजाल बड़ी नहर है, वहाँ से छोटी नहर निकलती है, उसको माइनर कहते हैं, तो DAM का मतलब है डबजाल एडजॉइनिंग माइनर। अच्छा, नई चीज पता चली वाकई। अच्छा एक तो ये बड़ा अच्छा है, हमको अद्भुत पता चला। दूसरा ये है कि भैया आप बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हो, तो अपने हाथ से कुछ पैर में कुल्हाड़ा ना मारो। जो बाल आपके यहाँ पे हैं ये मोरपंख की तरह ना निकले तो और अच्छा रहेगा, या तो जेल लगा लो अगर नहीं होते हैं, और या इनको किसी अच्छे बार्बर से कटवाएं ऐसे लोग कि इंटरव्यू तक ये बाधा ना पड़े, क्योंकि घुसते ही आपके बालों पर ध्यान जा रहा है। बाकी आप बहुत चुस्त दुरुस्त। आपने वीविंग करवाई हुई है बालों में? हाँ सर। वीविंग करवाई हुई है? क्या करवाइए? वो वीविंग बाल जो बीच में गायब होते हैं ना, तो उसकी सर वो अभी हवा से आया था ना, तो नहीं करवाई हुई। वो अच्छा वाइट से नेचुरल बाल है आपका? जी सर। ये इनके नेचुरल बाल है। यहाँ जहाँ पे जो है मेरे ख्याल में ये गॉन टू बैड बार्बर, उसने इनके यहाँ तक तो मशीन लगा दी है। हाँ सर। वो मशीन 1 से 1.5 नंबर के बीच की लगी है, और ये कैंची से उसने कैंची कंघा किया नहीं है। तो भैया ये इंटरव्यू के पहले मेरे ख्याल में 100-150 रुपए खर्च करना थोड़ा सा, मतलब बहुत छोटे थे बाल ये वाले साइड वाले। हाँ। तो इनको बढ़ा रहा हूँ, तो इंटरव्यू तक मतलब ये पूरे लेवल में आ जाएंगे सर। मुझे उनके बालों के बढ़ने की चिंता नहीं है, मुझे जो ऑलरेडी बढ़ी हुई 2 नजर आ रही है आपकी शिखा सूत्र ना, उससे आगे कैसे? तो मेरा ये मानने का बुरा ना माने, नहीं डेफिनेटली सर। ऑन अ रीजनेबल बार्बर, और उससे कहोगे इसको ट्रिम करके सेट करे, और उससे कहना कैंची कंघा करो, मशीन पे हाथ मत लगाना। ठीक है सर। उसको लेजर मत लगाने देना, मशीन पे हाथ मत लगाने देना। इंटरव्यू कब है सर? अभी तो डेट नहीं है सर। कोई बात नहीं, इसको मतलब आप ट्रिम कर ये दीजिए। बताओ, लोग गंजे क्यों होते हैं? बाल क्यों गिरते हैं लोगों के? मैम ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता अरे है। वो तो मैं भी जानती हूँ, कुछ विचार बता दीजिए ना हमें। जेनेटिक्स कारण भी होते हैं, अनुवांशिकी, ठीक है। और कुछ पोषक तत्वों की कमी भी होती है, और सूरज की जैसे UV रेज की वजह से और इनकी वजह से भी। आपके यहाँ खानदानी है क्या गंजापन? नहीं मैम, मेरे पापा के बाल थोड़े झड़े हुए हैं, बाकी पूरी फैमिली में आपने टेंशन दिया उनको साथ क्या इसलिए? नहीं, टेंशन तो कुछ भी नहीं है मेरे पापा। उनको नहीं है? कितने बच्चे हैं आप लोग? हम 4 बहन भाई हैं। अच्छा अच्छा। भाई कितने, बहन कितने? 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो आप मतलब कुलदीपक अकेले हैं, जी सर। बाकी सब लक्ष्मियाँ हैं। जी सर। अच्छा अब एक बात आप मुझे बताइए कि आपके इस बायोडाटा को देख के लग रहा है कि आपने BA के बाद इम्तहान दिया है, जी सर। और पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया है सब आराम से। जी सर। तो एक तो ये आपके पक्ष में बहुत अच्छी बात है, मगर अब उसके साथ ही ये है कि आपकी थोड़ी ग्रिलिंग भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपका करियर भी ठीक ठाक है और आप ग्रेड भी ठीक ठाक और बोलने चालने में कोई कष्ट नहीं है। तो आप ये बतलाएं कि आपने वैकल्पिक विषय क्या लिए थे? सर हिंदी लिटरेचर था। आपने हिंदी लिटरेचर लिया। अब आप मुझे बतलाएं कि हिंदी लिटरेचर विषय क्यों है और हिंदी विषय क्यों नहीं है? हिंदी भाषा में और हिंदी साहित्य में क्या अंतर है? सर हिंदी तो भाषा है जो हम आम बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं, और हिंदी साहित्य है सर, हिंदी भाषा के अंदर लिखा गया जो लेखकों ने अपने विचार, उपन्यास, कविताएं, वो हिंदी साहित्य है। अब हिंदी जो भाषा साहित्य वाली भाषा है, इसके अध्ययन के प्रमुख 4 खंड क्या है? सर जो हिंदी भाषा का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर मैं आपसे कहूँ तो उसका कालखंड विभाजन क्या है? कालखंड है सर, आदिकाल, भक्तिकाल, प्रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल पहले आता है जी सर। और वीरगाथा काल कहीं नहीं है। वीरगाथा काल सर ये आदिकाल का नामकरण दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हाँ। परंतु जो आगे आगामी आचार्य हुए, आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, उन्होंने आदिकाल नाम दिया, जो अभी वीरगाथा काल में क्या समस्या थी? सर वीरगाथा काल में समस्या यह है कि आदिकाल जो था वो बहुत विभिन्नताओं का मतलब उसमें साहित्य है। उसमें सर राष्ट्र काव्य तो है ये जो वीरगाथा काव्य, परंतु उसके साथ साथ संत साहित्य भी है, जो नाथ और सिद्ध है उनको भी समाहित करते हैं। उसके अलावा खुसरो है, पहेलियां, मुकरियां, ये सब आम। अरे अब आप जो उत्तर दे रहे हैं उससे पूछने का लालच और हो रहा है। अब आपने खुसरो का जिक्र किया। जी सर। तो खुसरो हिंदी के कवि माने जाएंगे या उर्दू के, और हिंदी और उर्दू का रिश्ता क्या होगा? और वो तो तुर्क थे जी सर। और दखनी भी थे,
जी सर। और उन्होंने हिंदी में कुछ पैबंदगी की है, वो जरूर है। जी सर। मगर हिंदी भाषा का विकास और उद्गम और विकास आप कहाँ से मानते हैं? सर हिंदी भाषा का मैं उद्गम मानता हूँ सर 10वीं शताब्दी से। ठीक। जी सर, क्योंकि जो पहले प्राकृत से अपभ्रंश हुई, अपभ्रंश से सर 10वीं साहित्य में जो पुरानी हिंदी है उसके बीज देखने को मिल जाते हैं सर। नहीं, पुरानी हिंदी नाम की चीज क्या होती है ये बताए ना मुझे आप। सर, एक तो भाषा है अमीर खुसरो की और वली दखनी की जो हिंदवी कहलाती है। जी सर। तो वो तो हिंदवी हो गई। जी सर। और उर्दू बाजार मोहल्ला हो गई जो दिल्ली में विकसित हुई। जी सर। उसमें भी हिंदवी का पुट आया। जी सर। दखनी का पुट आया। मगर हम जो हिंदी भाषा का इतिहास मान के चल रहे हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उनसे अगर हम आगे असहमत भी हों और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी मान्यताओं को स्थापित कर लें, तो क्या आप उनसे पूरी तरह सहमत हैं? या आपने सोचा है, हिंदी साहित्य का आपने वैकल्पिक विषय लिया है, तो आपने सोचा भी तो होगा ना खुद कि कौन ज्यादा तर्कसंगत है? सर आचार्य शुक्ल थे ना, उनके सामने एक बड़ी सीमा थी कि उनके सामने सर कुछ जो बाद में फैक्ट्स थे ना वो उनके सामने नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने, हालांकि दोनों ने माना 10वीं शताब्दी को ही है, पर आचार्य शुक्ल का तर्क ये है कि 10वीं शताब्दी में जो संत साहित्य था सिद्ध और नाथ का, उनको नहीं माना था उन्होंने। जबकि द्विवेदी जी ने यह कहा था कि अगर भक्ति परक साहित्य होने के नाते उनको अगर हम हिंदी साहित्य में नहीं लेंगे तो फिर सारा का सारा भक्ति काल ही बाहर करना पड़ेगा। माना दोनों ने 10वीं शताब्दी से, हालांकि उनको मानने के जो कारण थे मगर जो भक्ति काल है, जो मीरा का काल है, जो रसखान का काल है, जो सूर का काल है, जो तुलसी का काल है, जो जयसी का काल है, जी सर, वो तो आदिकाल से बहुत बाद का काल है। तो जब पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी खारिज करते हैं तो वो तो मुझे तर्क संगत लगता ही सर। तर्क संगत तो नहीं लगता, पर क्योंकि भक्ति कवि जो हैं जी सर, वो सारे के सारे मध्ययुगीन हैं। वो 10वीं शताब्दी में तो उस तरह का भक्ति भाव कोई था ही नहीं। पंडित जी का हट ये था कि वो गोरखपुर के रहने वाले थे, उनको कनफड़े संत ज्यादा अच्छे लगते थे, तो उन्होंने उन सबको कनफड़े संतों को लगा दिया यहाँ। जी सर। मगर मुझे आप बताइए कि वो कबीरवाणी भी नहीं थी वो सर मतलब भक्त कवियों में नानक, कबीर, राम, रैदास, जयसी, तुलसी, सूर, मीरा, आप कुछ भी गिन लीजिए, उन सबका कालखंड 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी है। अब पंडित जी जिद करते रहे कि गोरखपुर के कनफड़े संतों की वाणी थी, तो वो वाणी और साहित्य में फिर अंतर होगा। जो मौखिक वाणी होगी वो क्या आप उसको साहित्यिकांग मानेंगे? सर मौखिक वाणी को साहित्य में तो मानना ही पड़ेगा सर, हालांकि उसके प्रमाण नहीं मिलते, पर साहित्य तो है ही। नहीं, प्रमाण नहीं मिलते, आपने बड़ी रोचक बात कही। अभी आपने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कुछ वो तथ्य पता थे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नहीं पता थे। जी सर। अब इनको छोड़ दे दरकिनार इनके पट्टशिष्य पंडित रामवर सिंह हैं जो मतलब मार्क्सवादी थे, या रामविलास शर्मा है जो बिल्कुल फर्क सोच के व्यक्ति हैं, या नंदुलारे वाजपेयी हैं जिनका इतिहास बिल्कुल हिंदी साहित्य का अलग है। अभी आपने इतने विस्तार से पढ़ा हो जरूरी नहीं, मगर चूंकि आपने वैकल्पिक विषय लिया है तो आपने अपनी जान खुद फंसाई है, क्योंकि तब आपको ये मोटा मोटी चीजें याद होनी चाहिए और जानकारी आपको होगी निश्चित रूप से, मगर वक्त जरूरत याद आ जानी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में आपका प्रिय उपन्यास कौन सा है? आधुनिक काल में सर गोदान। नहीं, गोदान को छोड़ दीजिए, क्योंकि गोदान मेरे ख्याल में रटाए उत्तर का। आपने गोदान पढ़ा है पूरा? जी सर। तो वो तो प्रेमचंद के काल में लिखा गया था। उसका कौन सा अच्छा प्रसंग उसमें आपको लगता है? सबसे आकर्षक प्रसंग गोदान में कौन सा लगता है? सर सबसे जो टचिंग प्रसंग है वो मेरे को सर बिल्कुल अंतिम खंड में जब होरी की मृत्यु हो रही होती है, तो वो खंड है वो बहुत। तो क्या बोला उसमें धनिया ने क्या बोला होरी की मृत्यु के बाद? सर जो होरी की मृत्यु हुई तो होरी का हीरा था, उन्होंने ये बोला कि पंडित दातादीन आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो जो होरी तो उनकी मृत्यु की शैया पे थे, तो उन्होंने कहा कि पंडित को गोदान कर दीजिए तो उनको अच्छी मुक्ति मिल जाएगी। तो धनिया ने अंदर से 20 पैसे लेके आई और उन्होंने पैसे नहीं, 20 पैसे नहीं थे, 20 आने पैसे, 20 आने। जी सर। तो वो लेकर आई और उन्होंने कहा था कि महाराज घर में ना बच्चिया है ना गाय, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। तो एक मतलब थोड़ा सा विद्रोही तेवर या इस प्रकार। तो ये गोदान और प्रेमचंद के बाकी उपन्यासों से किस तरह अलग है? सर गोदान के बारे में कहा जाता है कि गोदान एक महासागर है सर, जिसमें प्रेमचंद की जो सारी कहानी मैं ही चाहता हूँ कहा जाता है ना कहिए। उन्होंने सीधा प्रश्न पूछा कि गोदान और प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में क्या अंतर है जिसे अलग करता है? सर इसमें सर उन्होंने यथार्थवादी तेवर अपनाया बिल्कुल अंत में। व्हाट डू यू मीन बाय यथार्थ? क्या प्रेमचंद का कोई उपन्यास ऐसा है जिसमें यथार्थवाद नहीं है? प्रेमचंद और प्रगतिशील लेखक संघ